हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। हम लोग थ्योरी क्लास भी करते हैं और हम लोग पीवाईक्यू भी करते हैं। तो अभी हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 सेशन करा दिया है क्वेश्चन नंबर 40 तक। आज हमारा 5वां सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो शालीमार बाग, शाहीबाबाद बाग और कुदसिया बाग का निर्माण मुगल काल में हुआ था। ये किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन में है आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद और श्रीनगर। तो शालीमार बाग, शाहीबाबाद और कुदसिया बाग का निर्माण दिल्ली में हुआ था। ये मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। तो शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां की पत्नी इज़ु उन निसा बेगम द्वारा करवाया गया था 1653 ईस्वी में। उसके बाद है शाहीबाबाद बाग। शाहीबाबाद बाग का निर्माण जहां आरा बेगम ने शाहजहानाबाद, जो पुरानी दिल्ली के पास है, वहां पर निर्माण करवाया था और जहां आरा बेगम शाहजहां की बेटी थी। उसके बाद है कुदसिया बाग। कुदसिया बाग 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की पत्नी कुदसिया बेगम द्वारा बनवाया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम लिपि जो पढ़ी जा सकी है कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला है हड़प्पा, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है ब्राह्मी और चौथा है अरमाइक। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी लिपि, प्राचीनतम लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की जो पढ़ी जा सकी है। तो पढ़ी जा सकने वाली लिपि है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में देखते हैं। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों पर देखा गया था। जो सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख हैं उन पर ब्राह्मी लिपि देखा गया था। ब्राह्मी लिपि से उसको लिखा गया था और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय जॉन प्रिंसेप को जाता है। उन्होंने 1838 ईस्वी में इस लिपि को पढ़ा था। तो सबसे पुरानी लिपि, ब्राह्मी से भी पुरानी लिपि हड़प्पा लिपि है, लेकिन उसको पढ़ा अभी तक नहीं गया है। हम लोग उसे नहीं पढ़ सकते, इसीलिए सब भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम लिपि जो पढ़ी जा सकी है वो है ब्राह्मी लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्राह्मी लिपि। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर है 43। तो क्विलोन को ही कोल्लम कहा गया है और कोल्लम को क्यूलोन कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्यूलोन के शासक वीर रवि वर्मन कुलशेखर ने मुस्लिम रक्षक सेना को खदेड़ा और कांची में उसका सिंहासनरोहण कब किया गया? मतलब रवि वर्मन कुलशेखर का सिंहासनरोहण भी हुआ और मुस्लिम रक्षक सेना को खदेड़ा भी। तो ऑप्शन में है 1311 ईस्वी, ऑप्शन 2 नंबर में है 1312 ईस्वी, 1340 ईस्वी और 1346 ईस्वी। तो 1312 ईस्वी में मलिक कफूर के आक्रमण के बाद दक्षिण भारत में खिलजी मुस्लिम सैन्य टुकड़ियों और गैरीसेन को खदेड़ा था और 1312 ईस्वी में इनका सिंहासनरोहण हुआ था। ये सिंहासन पर बैठे थे, राजा बने थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 1312 ईस्वी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। औपनिवेशिक भारत में सिविल सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो औपनिवेशिक भारत मतलब, और जब ब्रिटिशों का राज था भारत में, उस समय के भारत के बारे में, सिविल सेवा के बारे में पूछा गया है कि उस समय सिविल सेवाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी में है, इंग्लैंड के हैलीबरी में 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सी में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1798 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर डी में है, भारतीय सिविल सेवा को प्रायः कॉपर फ्रेम कहा गया है। और ऑप्शन नंबर ई में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के नौकरों का वेतन बढ़ा दिया था। तो इसमें सिविल सेवा के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो हाँ, ये पूरी तरीके से सही है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद है, इंग्लैंड के हैलीबरी में 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई। तो हाँ, ये भी सही है कि इंग्लैंड के हैलीबरी
नामक जगह पे 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ये ईस्ट इंडियन कॉलेज की स्थापना की गई थी इसलिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो युवा काम करते थे, युवा सिविल सेवक जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के सिविल सेवक जो बनते थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये कॉलेज बनवाया गया था कि भारत से सिविल सेवा में उत्तीर्ण होकर के पास होकर के इंग्लैंड के हैलीबरी ईस्ट इंडियन कॉलेज में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1798 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी थी। तो नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1798 में भारतीय सिविल सेवा की नींव नहीं रखी थी। वे 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उस समय अवधि के बीच में ही उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी थी, 1786 से 1793 ईस्वी के बीच में। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सिविल सेवा को प्रायः कॉपर फ्रेम कहा गया है। तो नहीं, भारतीय सिविल सेवा को प्रायः स्टील फ्रेम कहा गया है। ये ऑप्शन भी गलत है, कॉपर फ्रेम की जगह स्टील फ्रेम होना चाहिए। और स्टील फ्रेम का शब्द का उपयोग सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने की, उसके बाद भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। तो भारतीय सिविल सेवा को स्टील फ्रेम कहा गया है। उसके बाद है ई नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के नौकरों का वेतन बढ़ा दिया था। तो हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के नौकरों का वेतन बढ़ा दिया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई। सी और डी गलत है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में है, जिसको ए से डिनोट किया गया है, अभिकथन में है नवंबर 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का विरोध किया था। उसके बाद है कथन में है, गांधी का मानना था कि इससे मुख्य धारा के समाज में उनके एकीकरण में रुकावट आएगी और वे अन्य जातियों के हिंदुओं से स्थायी रूप से पृथक हो जाएंगे। तो इसमें दोनों कथन सही है और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि 1931 में जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह से हिंदू बट जाएंगे, हिंदू बट जाएंगे। तो फिर इसमें देखिए कथन में दिया गया है कि गांधी का मानना था कि मुख्य धारा के समाज में उनके एकीकरण में रुकावट आएगी और वे अन्य जातियों के हिंदुओं से स्थायी रूप से पृथक हो जाएंगे। हाँ, ये सही बात है। अगर जाति के नाम पे हर चीज़ पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाए तो इस तरह से हिंदू स्थायी रूप से पृथक हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ए और आर दोनों से, पहला ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। नीचे इसमें भी अभिकथन और कारण है। देखिए अभिकथन ए में दिया गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा रचित वर्ण परिचय का मिशनरी स्कूल में प्रवेशिका के रूप में उपयोग किया गया था। और कारण में है यह भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में पाठ था। तो अभिकथन देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो अभिकथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा रचित वर्ण परिचय का मिशनरी स्कूलों में प्रवेशिका के रूप में उपयोग किया गया था। तो हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा रचित वर्ण परिचय पुस्तक 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें वर्ण परिचय के बारे में दिया गया है। हम लोग जब क ख ग घ सीखते हैं, ओ वा सीखते हैं, ये वर्ण उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है। ये प्रवेशिका के रूप में मिशनरी स्कूलों में उपयोग किया गया और बाद में ये पूरे भारत, पूरे बंगाल में ये लोकप्रिय हो गया। इसकी बहुत सी प्रतियां बिकने लगी। उसके बाद है कारण में है यह भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में पाठ था। तो नहीं, भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में पाठ नहीं था। भारतीय वर्ण व्यवस्था में 4 वर्गों में बांटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र, इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। यह वर्ण परिचय है जो बच्चों को सिखाते हैं हम लोग, ओ आ क ख ग से शुरुआत करते हैं, वो इस चीज़ की पुस्तक है। तो इसमें हो जाएगा, इसका 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन शताब्दियों में वारकरी संप्रदाय आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, पहला है एकनाथ, दूसरा है जनाबाई, तीसरा है मुक्ताबाई और चौथा है रूप भवानी। तो मध्यकालीन शताब्दी में वारकरी संप्रदाय ये महाराष्ट्र का एक भक्ति आंदोलन है जो भगवान बिठोवा, भगवान कृष्ण का ही एक रूप है, उसकी पूजा पर केंद्रित है। वो उस संप्रदाय को मानते थे, वारकरी संप्रदाय को। तो उसके बाद है, इसमें आंसर हो जाएगा 47 का रूप भवानी। एकनाथ भी वारकरी संप्रदाय से रिलेटेड हैं, जनाबाई भी, मुक्ताबाई भी वारकरी संप्रदाय के संत थे ये लोग, एकनाथ, जनाबाई, मुक्ताबाई। तो इसमें कौन संबंधित नहीं है? तो रूप भवानी कौन थी? ये 17वीं शताब्दी में कश्मीर में जन्मी थी और सूफी शिक्षाओं से जुड़ी एक रहस्यवादी कवयित्री थी। ये सूफी शिक्षाओं से जुड़ी कविताएं लिखती थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में है, कश्मीर के इतिहास पर पुस्तक बहरिस्तान ए शाही किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में है जैनुल अबादीन, दूसरा है शाह मीर, तीसरा है अकबर और चौथा है जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में लिखी गई थी। उसके बाद बहरिस्तान ए शाही पुस्तक का नाम है, जहांगीर के काल में लिखी गई थी और इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, जो 1614 ईस्वी में लिखी गई थी, फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें शाह मीर राजवंश और चक राजवंश का विस्तृत वर्णन है जो कश्मीर के हैं। इसमें उसके बाद है मध्यकालीन कश्मीर का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का भी वर्णन इस किताब में है। किताब के नाम है बहरिस्तान ए शाही, इसके लेखक का नाम पता नहीं है आज तक और जहांगीर के काल में 1614 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति और बाजार केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसमें पूछा गया है कि उनकी आर्थिक नीति और बाजार केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान राशन कार्डों के समान एक प्रणाली शुरू करना। ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों पर नियंत्रण लगाने और निर्धारित दरों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाजार निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना। ऑप्शन नंबर सी में है संपूर्ण प्रणाली के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए दीवान ए रियासत की नियुक्ति करना। डी है व्यापारियों का पंजीकरण करना और ई है अनाज भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण करना। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे कार्य करवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति, आर्थिक नीति बहुत ही सुदृढ़ था, बहुत ही मजबूत था। वे सारे ये सब कार्य कराए हैं जिसकी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई, पांचों के पांचों ऑप्शन इसके सही हैं। उन्होंने वर्तमान राशन कार्डों की तरह एक समान एक प्रणाली शुरू की थी, सब हाँ ये भी सही है। और व्यापारियों पर नियंत्रण लगाने के लिए जमाखोरी ना हो और निर्धारित दरों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाजार निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया था ताकि व्यापारी मनमाना दाम लेकर के सामान खरीद बिक्री ना करें मनमाने दरों पे। उसके बाद जमाखोरी ना करें। व्यापारी क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं और बाद में जब वो सामान बाजार में नहीं रहता है तो ऊंचे दरों पे उसको बिक्री कर देते हैं। तो इसलिए निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। उसके बाद है संपूर्ण प्रणाली के कार्यकरण
को विनियमित करने के लिए दीवान रियासत की नियुक्ति करना। तो हाँ, ये भी सही है। व्यापारियों का पंजीकरण कराना, हाँ ये भी सही है। फिर गोदामों का निर्माण कराना अनाज भंडारण के लिए, तो हाँ उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनवाए ताकि अनाज का भंडारण किया जा सके। तो ये पांचों ऑप्शन सही है। तो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्रारंभिक मध्यकाल में हुंडी का किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है उत्कीर्ण लेख, विनिमय लेख, शासकों की उपाधि और कला और स्थापत्य कला। तो हुंडी का एक विनिमय पत्र है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एक विनिमय पत्र है। यह एक प्रकार का वित्तीय और साख पत्र होता था जिसका उपयोग व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में नकदी या सिक्के साथ ले जाने से बचने के लिए लेन देन व स्थानांतरण हेतु करते थे। तो यह प्रणाली आधुनिक बैंकिंग और चेक व्यवस्था चेक व्यवस्था का प्रारंभिक रूप था। तो जैसे हम लोग आज कैश नहीं देते हैं, चेक दे देते हैं, जो हमारे लिए सुरक्षित होता था, तो उस तरह से मध्यकाल में हुंडिका का यूज़ करते थे, जो एक विनिमय पत्र था जो व्यापार में, खरीद में, लेन देन में काम आता था। तो इसी के साथ ही हमारा ये 5वां सेशन यही समाप्त होता है। आगे के सेशन में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे के PYQ करेंगे। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूं, आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू।